अच्छा, इस सवाल है कि इम्प्लांट की सतह की बनावट जैसे एसएलए, आरबीएम, ऑस्टियो इंटीग्रेशन इस पे क्या असर डालती है? देखिए, एक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इम्प्लांट है क्या, ठीक है? इम्प्लांट एक स्क्रू की तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है? और ये क्या होता है कि ये बोन के अंदर जाता है और बोन के अंदर फिट हो जाता है, ठीक है? लाइक पेज की तरह जाता है अंदर। तो वो जो इम्प्लांट की बॉडी है, उसकी क्या पार्ट्स हैं, उसकी क्या शेप्स हैं, उसकी जो सरफेस है, उसके ऊपर क्या चीज़ें लगी हुई है और उसकी वजह से क्या फ्यूचर में सक्सेस रेट होगा, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। लाइक आपने पूछा कि ऑस्टियो क्या है और एसएलए क्या है। सम टाइम इम्प्लांट की बॉडी के ऊपर रफनेस क्रिएट कर दी जाती है ताकि वो बोन के अंदर जाए और अच्छे तरीके से बोन के साथ जो है वो फिक्स हो जाए। लेकिन जो ऑस्टियो है वो ये है कि इम्प्लांट के अंदर हम ऐसे मटेरियल डाल देते हैं, हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स डाल देते हैं कि वो जैसे ही बोन में जाता है वो बोन के इर्द गिर्द ऑस्टियो मतलब कि जनरेट करता है बोन को। वो अच्छा। बोन को अलाउ करते हैं बॉडी सेल को कि आए ऑस्टियोब्लास्ट और इसके इर्द गिर्द आके मजीद बोन बने। तो एसएलए की निस्बत जो ऑस्टियो के थ्रू आपका इम्प्लांट लगता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसके ज़्यादा बेनिफिट हैं। इस तरीके से इम्प्लांट की डिफरेंट शेप्स होती हैं, लाइक कुछ इम्प्लांट की स्मूथ बॉडीज़ होती हैं, कुछ इम्प्लांट के हेलिक्स होते हैं, कुछ इम्प्लांट कॉनिकल होते हैं, कुछ सिलेंड्रिकल होते हैं। इन सब का अपना एक वाइड सक्सेस रेट है। अच्छा, ये इमीडिएट लोडिंग जो होती है और वेल्डेड लोडिंग में इम्प्लांट की कामयाबी की शरह कितनी होती है इसके? देखिए, रिसर्च में इसमें आ जाते हैं कि इसमें आपको बहुत सारी रिसर्च दिखाई जाएगी और आपको ये बताया जाएगा कि डिफरेंट डॉक्टर कि कितने महारत के साथ ये लगा रहा है। तो जब डॉक्टर सारे फैक्टर्स को रख के महारत के साथ लगाते हैं तो दोनों की सक्सेस रेट, कुछ स्टडीज़ में इमीडिएट लोडिंग की ज़्यादा सक्सेस आई है, डिले लोडिंग की कम सक्सेस आई है, कुछ में डिले लोडिंग की ज़्यादा सक्सेस है, इमीडिएट लोडिंग की कम है। तो ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर जो है उस वक्त क्या फैक्टर्स देख रहे हैं और किन फैक्टर की बेसिस पे वो जो है अपना डिसीजन ले रहा है कि मैंने कौन सा इम्प्लांट इस वक्त मतलब लगाना यहाँ है। पे भी ओरल उसकी हेल्थ आ रही होती है इन्हीं नहीं, बेसिस के ऊपर है? यहाँ पर डिफरेंट इम्प्लांट्स होते हैं। कुछ इम्प्लांट ऐसे होते हैं जिनको लगाने के बाद वो ऑस्टियो फिक्सेशन होती है, मतलब हमने अभी बात की थी ऑस्टियो इंटीग्रेशन। जी जी। एक इम्प्लांट बोन में लग गया और वो बॉडी को अलाउ कर रहा है कि इसके इर्द गिर्द आके बोन बनाई जाए। जी जी। तो उसमें हम डिले लोडिंग करेंगे, हम वेट करेंगे कि बोन खुद बॉडी खुद रिस्पॉन्स दे और उसके इर्द गिर्द बोन बने, उसमें हम डिले लोडिंग करेंगे। लेकिन एक जो हमने ऑस्टियो फिक्सेशन के हमने दांत के अंदर उसको हड्डी के अंदर फिक्स किया है, तो उधर हम उसको इमीडिएट लोडिंग करेंगे। लेकिन ये उस केसेस में हम देते हैं जैसे एंटीरियर जोन एस्थेटिक कंसर्न हो पेशेंट के और पेशेंट को जो है वो यहाँ पे ज़्यादा लोड वाली फोर्सेस ना हो, जैसे पोस्टीरियर जोन में हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे इमीडिएट लोडिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, वहाँ पे डिले लोडिंग ही आपकी सक्सेसफुल रहती है। लेकिन एंटीरियर जोन में आप इमीडिएट लोडिंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वही मैटर करता है कि डॉक्टर किन फैक्टर्स पे कर रहे हैं, तो उसमें क्या? सक्सेस रेट दोनों का डिफरेंट है। वेरी गुड। क्या इम्प्लांट सर्जरी जो होती है ये तकलीफ दे होती है या नॉर्मल होती है? बिल्कुल तकलीफ दे नहीं होती, बिल्कुल तकलीफ दे नहीं होती। अब ये डिपेंड करता है कि आप पेशेंट की कौन सी सर्जरी प्रेफर कर रहे हैं। लाइक हमारे पाकिस्तान में हम लोग दो तरह की सर्जरी करते हैं। हम लोग जो है फ्लैप प्लस भी सर्जरी करते हैं और फ्लैप को जो है ना रिमूव करके जॉ को सामने हम बोन को विजिबल करके भी हम जो है सर्जरी करते हैं। और हम जो है इम्प्लांट गाइडेड स्टडीज़ भी करते हैं, ठीक है, जो फ्लैप प्लस होती हैं। और लेकिन जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ पर जो है ना आपकी सब कुछ जो है मशीन गाइडेड सर्जरीज होती है। अच्छा। तो एक तो ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितनी महारत से आपका काम करता है। अगर एक पेशेंट है उसका हमने देखा है कि एक दांत है, सिर्फ उसकी रूट पड़ी है, हमने उसको निकालना है और फ़ौरन उधर इम्प्लांट लगाने हैं, ठीक है। तो देखिए आपने उसी टाइम डिसाइड करना है। अगर आप एक दफ़ा कट लगा के उसकी रूट को निकाल देते हैं और फिर पेशेंट से कहते हैं 2-3 महीने हम वेट करेंगे अच्छी बोन बन जाए और फिर हम आपका इम्प्लांट लगाएंगे, तो आप 2 सर्जरीज में उसको डाल रहे हैं, उसका पेन इंक्रीज़ कर रहे हैं, टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अगर तो बोन अच्छी है, इन्फेक्शन नहीं है, तो आप फ़ौरन से इमीडिएट लोडिंग कर देंगे, इमीडिएट इम्प्लांट लोडिंग कर देंगे, ऊपर क्राउन लोडिंग नहीं। तो उसमें जो है कि पेशेंट की एक ही सर्जरी होगी, एक ही इंजेक्शन लगा, एक ही कट लगा, एक ही में आपका रूट निकली और उसी टाइम आपने उसमें इम्प्लांट लगा दिया। तो उसमें जो पेशेंट ने पेन लेना है ना कि हीलिंग का, वो इम्प्लांट की हीलिंग में चला जाएगा, कोई पेन नहीं होता। अच्छा। अगर आप एनाटमीज जो हैं आपकी, जो आपके एनाटमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको जहन में रखें, उनको आप बाईपास ना करें और जो आपको चीज़ें गाइड की गई हैं कि इतने आपने
नर्व से दूर रहने, 2 mm एडजेसेंट टूथ के साथ 2 mm का आपका डिस्टेंस हो, इनको आप मेंटेन रखेंगे तो कभी भी पेशेंट को जो है ना पेन का इशू नहीं आएगा। आपके साइनस ट्रैक हैं ऊपर, आगे आपकी फ्रंट पे नेज़ल कैविटीज़ हैं, इन सबको नीचे मेंटल फोरामेन्स हैं, बहुत सारी ये जो है हमारी नाजुक है, आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स हैं, इनको जहन में रखना है। तो अगर आप एनाटॉमी को जहन में रखेंगे तो ना आप पेशेंट को कोई लॉन्ग टर्म कोई भी ऐसी नमनेस या कोई तकलीफ़ देंगे और आपका इम्प्लांट भी सक्सेस होगा। कि ड्यूरिंग इम्प्लांट सर्जरी जो है कितना एक वक्त लग जाता है इसमें? अगर तो दांत ना निकालना हो तो 20 मिनट एक इम्प्लांट, और अगर आपने दांत भी निकालना हो तो फिर हार्डली 50 मिनट्स। और वन गो के अंदर ही हो जाता, दोबारा नहीं आना, विजिट नहीं करना पड़ता वन गो में पेशेंट? हो जाता है, दोबारा आना पड़ता है आपको। इम्प्लांट में इस तरह होता है, ख़ासतौर पे हम पाकिस्तान में जो है ना ज़्यादातर लोग डिले हीलिंग वाला जो डिलेड लोडिंग वाला इम्प्लांट है ना, क्राउन की लोडिंग वाला, वो हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इम्प्लांट जब लगा लेते हैं तो उसके बाद हम पेशेंट को 7 डेज़ के बाद बुलाते हैं स्टिचेस वगैरह रिमूव करने के लिए। उसके बाद हम 2 महीने बाद बुलाते हैं इम्प्लांट को देखने के लिए कि उसके इर्द गिर्द कितनी बूंद बन चुकी है। 3 से 6 महीने आइडियल होते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर लोडिंग कर सकते हैं, क्राउन लगा सकते हैं।